नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ चिंतन कालरा जी हैं। ही इज़ अ phenomenal musician who has dedicated his life to music as a music composer, a performer, and also a filmmaker. He is also one of the founding members of the renowned band Parikrama. We are delighted to have him with us today. Welcome, sir. Hi. So we are really glad you're here with us today and हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इस संगीत के फील्ड में इतने लोग जो काम कर रहे हैं उनका कितना एक मतलब अनसंग कंट्रीब्यूशन है जो दे हैव नो आइडिया ऑफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक सिंस everybody wants to do music because it's such a divine craft but they don't realize कि कितना मेहनत कितने सालों का dedication hard work and a lot of disappointments also at a different stages of performing so sir I'm really glad कि आज आप आए हैं and अपना experience आप हमारे साथ share करें our viewers would love that and sir the first question that I can think of is very important is that as a music producer, you have a lot of control over what goes out into the world, right? Like when you produce music, you make music, you are literally dictating the terms of what will be heard by other people. जी जी तो सर उसका प्रोसेस जी कहाँ से स्टार्ट होगा? इसको आप एक फिल्म डायरेक्टर की तरह ले सकते हैं। जैसे एक फ़िल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर को स्क्रिप्ट देखनी पड़ती है, उसको लोकेशन देखनी पड़ती है, सेट लगाना पड़ता है, बड़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, रिहर्सल्स होती हैं, अलग अलग एक्टर्स को इकट्ठे आना होता है। फिर अगर उस तो ये जो सारी प्लानिंग इस तरह से होती है, यही काम एक तरह से म्यूज़िक में भी होता है। क्या सुर बजेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, उनका भाव क्या होगा, क्या ये खुशी की धुन है या ये थोड़ा सैड है, या तो उसके हिसाब से आप उससे ज़्यादा आप किन म्यूजिशियंस के साथ काम कर रहे हो, किस तरह के म्यूजिशियंस के साथ काम कर रहे हो, उसका स्टाइल क्या है। एक अक्सर हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है एज अ प्रोड्यूसर वो यही होता है कि ये ठीक है आपको गाना बनाना है या गाना रिकॉर्ड करना है, पर इसके साथ आपको करना क्या है। तो वो डिटर्मिन करता है पूरा प्रोसेस, फिर क्या प्रोसेस लिया जाएगा। अगर आप म्यूज़िक एल्बम बना रहे हैं तो उसकी एक अलग सिस्टम होगा या उसका एक अलग अप्रोच होगी। आप अगर लाइव शो के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसकी एक अलग अप्रोच होगी। आप सिर्फ अपने लिए, जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला कि बड़े सारे लोग म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं और बड़े सारे लोग ये करना चाहते हैं, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि म्यूज़िक सब में है। म्यूज़िक हर प्राणी में ही है लिटरली, बिकॉज आप देखो चिड़िया से लेकर अब किस बड़े से बड़ा जानवर भी ले लो, वो म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक है क्या, म्यूज़िक है एक साउंड। एक साउंड की जब सधी हुई एक आवाज़ आती है, जब उसके अंदर एक रिदम या एक धुन या एक लय पाई जाती है, तो उसको हम म्यूज़िक कहते हैं। वो म्यूज़िक सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो वही उसी तरीके से म्यूज़िक सुनते सब है, एंजॉय सब करते हैं। म्यूज़िशियन उसको अगले लेवल तक लेके जाता है जहाँ वो उसकी साधना करता है और उसको समझता है। फिर प्रोडक्शन उसका एक उसके ऊपर का लेवल है जहाँ पर वो सारी म्यूज़िक की जो परफॉर्मेंस है या जो भाव है, जो कहना चाह रहे हैं, उसको कैप्चर करना है। और उसको कैप्चर करके सबसे उसके बेस्ट फॉर्म में उसको आगे प्रेजेंट करना है। अब वो ऑनेस्टली करना है, उसके अंदर आपको जादू और वो एक लार्जर देन लाइफ इमेज डालनी है, वो सब आप डिसीशंस आप जब बना रहे होते हो गाना, तो उसके हिसाब से फिर आप लेते हो। तो ये प्रोसेस होता है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है मेरे लिए। मैं अपनी ज़्यादा ज़िंदगी म्यूज़िशियन रहा हूँ। मैंने म्यूज़िक को समझा है और पिछले कुछ सालों से फिर मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्शन की तरफ आया, तो उसने फिर एक और चैप्टर शुरू किया है। तो इट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं अपनी इंटरेस्ट की चीज़ में, अपने पैशन की चीज़ को इतने अलग अलग लेवल से अप्रोच करके अपनी लाइफ को एनरिच कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से सबको कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो सब करते ही हैं, आजकल सबके पास फ़ोन्स हैं, सबके पास रिकॉर्डर्स हैं, सबके पास कैमरास हैं, हर कोई अपना आर्टिस्ट है, हर कोई स्टार है।
पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि हमारे जवानी में या उससे पहले आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स हर को जो इसकी टेक्नोलॉजी है या जो एक इंस्ट्रूमेंट भी, जैसे आप बोलें कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट भी, अगर आपको सितार भी बजाना है तो सितार खरीदने के लिए, एक अच्छा सितार बनवाने के लिए आपको काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं। सो वहाँ पर ये यूकेलेले काम आता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है और बहुत ही आप लिटरली लाइक क्या बोलेंगे, एक मील के दाम में आप एक यूकेलेले खरीद के अपनी ज़िंदगी एनरिच कर सकते हैं। तो मैं बस यही मैसेज लेके आपके पास आपके यहाँ आया हूँ। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी Sardip. I love the work you have been doing with your podcast and the kind of musicians you have been featuring, and I'm honored to be here. No sir, it's our pleasure that आप आए हैं। आपने इतनी enriching बात कर दी पहले ही, कैसे मतलब रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा पहले रोल था। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब everyone has access to, you know, at least the best of resources, sound ले सकते हैं and approach कर सकते हैं। But sir, that also reminds me, when you were starting out, what made you decide to be a musician? मतलब क्या वो मोमेंट था या बचपन से ही आप परस्यू कर रहे थे, क्या कैसे जैसे मैंने कहा, सबके अंदर म्यूजिक तो होता है। हाँ जी। तो आप हम जिस ज़माने से आ रहे हैं तब ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन होते थे और रेडियो सेट्स होते थे। कैसेट प्लेयर कभी किसी किसी घर में होते थे जिनके पेरेंट्स बाहर जाते थे, अब्रॉड जाते थे, फिर वो ये टेक्नोलॉजी लेके आते थे, फिर आप म्यूज़िक को वापस दोबारा सुन सकते थे। नहीं तो रेडियो पे आप वेट करते थे कि एक वो गाना सुबह बजेगा, वो शाम को बजेगा, बीच में तो मैं सुन नहीं सकता वो गाना दोबारा। तो हम उस ज़माने से, मतलब वो मेरा बचपन था। तो वहाँ से आते हुए बस इंटरेस्ट तो मेरा था ही, बस कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी थे कि मेरे घर में आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट ही हैं। सो कोई पेंटर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई डिज़ाइनर है, कोई तो इस तरह से करके मैं एक म्यूज़िशियन, मेरा इंटरेस्ट था, मुझे सपोर्ट किया गया। मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप ये म्यूज़िक को छोड़ के आप पढ़ाई कर लो। बोलते थे पढ़ाई कर लो, लेकिन कभी किसी ने उसको अलग नहीं देखा। तो म्यूज़िक, स्पोर्ट हो चाहे खेलना हो, तो उसको इक्वल अमाउंट्स में करो। तो ये एक आई थिंक अच्छी ग्राउंडिंग दी मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे, जिसकी वजह से फिर मैं धीरे धीरे, जब इंटरेस्ट था तो फिर सभी वो टीवी पे देखते थे किशोर कुमार जी गा रहे हैं और उनके गाने हैं, और मुकेश मुझे बड़े पसंद थे। और वहाँ से अब पहले कुछ गाने होते हैं जो आपको पकड़ते हैं, कुछ ट्यून्स होती हैं, कुछ धुनें होती हैं जिनको आप गुनगुनाना शुरू कर देते हो। वो करते करते फिर एक दिन मुझे बांसुरी की आवाज़ अपने घर में आने लगी। मैंने कहा मेरे घर में बांसुरी की आवाज़ तो मैं जाके देखा तो हमारी पिछली वाली गली में कोई बांसुरी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ गया कि मुझे ये बांसुरी बजानी है, मुझे ये बांसुरी सीखनी है, मुझे ये बांसुरी चाहिए, ऐसा कुछ। तो ज़िद करी मैंने और मेरी मदर मेरे को ले गई उनसे मिलवाने। वो ऑल इंडिया रेडियो के कोई म्यूज़िक फ्लॉटिस्ट थे। और वो तो उन्होंने बोला कि ये मेरा बेटा बड़ा ऐसे मंत्र मुग्ध होके आया है यहाँ पर, तो इसको कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप बेटा म्यूज़िक करो, मैं तो कुछ सिखाता नहीं हूँ, पर मैं तो बजाता हूँ, पर आप उन्होंने कुछ मेरे को टिप्स ऐसे दिए और मतलब उन्होंने डिसवेड नहीं किया कि उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्टिंग वो किया। तो मुझे लगा कि हाँ आप कर सकते हो समथिंग ऑन दोज लाइन्स। एंड देन ऐसे ही करते हुए एक दिन मेरी सिस्टर गिटार सीख रही थी, तो वो एक स्कूल में जाती थी, गंधर्व महाविद्यालय का, हमारे घर के उधर। वहाँ पे महाविद्यालय, गंधर्व विद्यालय, म्यूज़िक स्कूल, नॉट द मेन गंधर्व, अनुपम जी का स्कूल। एंड उनके पास वो सीखती थी और मैं बाहर बैठा रहता था, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट तो था, पर मैं बड़ा भाई था तो मैं उनको लेके जाता था। क्लास 4, 5, 6 ऐसे कुछ की बात होगी। और मैं बाहर, वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते तो मैं गिटार बजाता रहता था। एक और हमारे अंकल थे, उनके यहाँ हारमोनियम होते थे, तबला पड़े होते थे। तो मेरा इंटरेस्ट कुछ खाने में नहीं होता था, मुझे उनके घर जाना है और मुझे बस जैसे ही ये लोग बात करना शुरू करेंगे मैं अपना कमरे में जाके म्यूज़िक के साथ खेलना शुरू। तो इस तरह से ये शुरू हुआ। फिर स्कूल में आए, फिर क्वायर ज्वाइन कर लिया, फिर उससे सो वन थिंग लेड टू द अदर। एंड आई थिंक जिस स्कूल में मैं था वो भी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर म्यूज़िक की तरफ, दे वर वेरी ओपन एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट हमारी म्यूज़िक क्लासेस होती थी। अच्छा। तो वेस्टर्न म्यूज़िक सीनियर स्कूल में शुरू होता था, जूनियर स्कूल के लिए इंडियन म्यूज़िक होता था। तो
सरगम और ये बेसिक आरो और ये अलंकार, ये कुछ ये बचपन से ही थे सिस्टम में। फिर धीरे धीरे करके फिर गिटार आया, फिर रॉक एंड रोल की आवाज़ सुनी, फिर एक डिस्टॉर्टेड गिटार की आवाज़ ज़िंदगी में आई, उसने ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी, उसने नज़रिया ही बदल दिया। उसके बाद मेरे बाल लंबे हो गए, मैंने बाल कटाने ही छोड़ दिए, और दाढ़ी तो खैर बाद में आई, तब तो आती भी नहीं थी। बट वन थिंग लेड टू दी अदर, हमने स्कूल ख़त्म किया और हमने एक ऐसे ही शौक में एक म्यूज़िक ग्रुप बनाने की सोची कि हम चलो अब हमें जो म्यूज़िक अच्छा लगता है अब हम वो बजाएंगे। हमें बजाना तो आ गया है, अब हीरो बनना भी है, ज़रूरी है। तो हीरो बनने के लिए स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा। स्टेज पे तो आदत थी स्कूल में, क्वायर में, तो पर अब वो था कि अब एक झुंड में हो आप 40 बच्चों के साथ, 30 बच्चों के साथ, हमें चाहिए अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, अब वो कैसे चमकेगी। तो फिर इस तरह से ग्रुप चालू हुआ, और स्कूल के बाद कॉलेज में हमने ग्रुप चालू किया, और उसके बाद एक आंधी सी थी वो पीरियड। और मुझे बस ये इतना मालूम है कि मैंने जब अगली बार पीछे मुड़ के देखा तो 20 साल बीत चुके थे, और अब मैं पूरी दुनिया हम घूमे, हमने बहुत बहुत कुछ सीखा, हर तरह के म्यूजिशियन से मिले, फ्यूजन, रॉक म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक, पर कितने सारे म्यूज़िक से एक्सपोज हुए इस ट्रैवलिंग की वजह से। एंड या वन थिंग लेड टू द अदर, एंड या सो No, sir, that's in a nutshell no, that's आपने nutshell बताया ये, but no, it's a वही है, that's तो सर जैसे आप बता रहे थे कि कैसे आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, एंड इतने सालों आपने लाइक नेशनली इंटरनेशनली परफॉर्म करा है, एंड सो लाइक आई कैनॉट इवन इमेजिन कि कितने सारे एक्सपीरियंसेस, कितने सारे स्नैग्स आए होंगे इन बिटवीन ऑफ इट. सो सर व्हेन वी टॉक अबाउट all these years and how music has guided your career, so sir, how did you like come to pick like different instruments and ukulele, like for that example? सो म्यूज़िक, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ तो मैं बता ही चुका हूँ मुझे था। एक बचपन में मेरे पिताजी की एक किताब होती थी, जैसे वो कॉफ़ी टेबल बुक होती है, 10-12 पन्नों की पतली सी किताब, पर हर पेज पे एक बड़ा सा फोटोग्राफ होता था एक इंस्ट्रूमेंट का। और वो किताब जो थी वो डिवाइडेड थी, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, एंड तो वहाँ से मुझे एक आइडिया लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ ये कैटेगरीज हैं, सुर तो वही हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हुए बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब हमने वेस्टर्न म्यूज़िक बजाया तो हमें उसका कनेक्शन और जो मेरा जो सरगम का कनेक्शन था कि नोट्स तो वही हैं, वही मेजर स्केल, वही मेजर नोट्स, वही माइनर स्केल, वही माइनर नोट्स, लेकिन म्यूज़िक कितना अलग बजता है। बाद में और थोड़ा आगे जाके थोड़ा ये भी समझ में आया कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, बस उस लैंग्वेज को आपको समझना है। तो इस तरह से करते करते बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे जो भी मेरे ज़िंदगी में आए, मैंने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। कुछ हैं ऐसे जो मैं कभी नहीं बजा पाया, या मतलब बजा लिया, आवाज़ निकाल दी, लेकिन उनको साध नहीं पाया। काइंड ऑफ जैसे वो जंगली घोड़ा होता है, जैसे उसको टेम करना पड़ता है, तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट को भी टेम करना पड़ता है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ता है। तो ये इसी तरीके से ऐसे ही एक दिन एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने अभी नया नया अमेज़ॉन इंडिया में आया था, और उन्होंने ऐसे ही किसी दिन देखा कि अरे 3,000 रुपये 4,000 रुपये में एक छोटा सा गिटार मिल रहा है, उन्होंने मंगा लिया। अब फिर वो मेरे पास लेके आए कि देखो मैंने गिटार खरीद लिया है, मुझे गिटार सिखा दो। मैंने कहा ये तो गिटार नहीं है, ये तो यूकेलेले है। अच्छा नहीं, हाँ वहाँ लिखा हुआ था यूकेलेले गिटार है ये। तो उन्होंने वहाँ लिखा हुआ था कि यूकेलेले गिटार है। तो मैंने कहा देखो, तो वहाँ मैंने भी कभी सुना नहीं था इस इंस्ट्रूमेंट को, देखा था, बट इतना तो वो आया, वो एनीवेज, तो वो उनके पास पड़ा था, वो कहीं बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा चलो थोड़े दिन के लिए आप रख लो। आप अपने क्योंकि आप तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आप रखते हैं अपने पास, ये इसके साथ भी खेल लेना थोड़ी दिन, मैं वापस आके ले लूँगा। वो मैंने रखा और मैंने उसके साथ बजाना शुरू किया, खेलना शुरू किया। शुरू में तो मुझे भी थोड़ा खिलौने जैसा ही लगा, पतली सी आवाज़ लगी। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करी, पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहला सवाल होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ट्यून कैसे होता है, खासकर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून इतना नहीं करना पड़ता, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पहले ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जब तक वो 4 तारों का आपस का वो
तालमेल नहीं बैठता, वो आवाज़ नहीं बैठती। और फिर ट्यूनिंग किस तरह की होती है, वहाँ से पता चला कि अरे एक सेकंड, मैं तो यूकेलेले को छोटा सा इंस्ट्रूमेंट समझता था। यूकेलेले तो 3, 4, 5 तरीके के होते हैं। उसमें सोप्रानो भी होता है जो छोटा वाला, उसमें कॉन्सर्ट होता है बीच वाला, उसमें टेनर होता है, उसमें बेस वाला भी होता है, ऑल्टो वाला भी होता है। फिर पता चला कि उनमें अलग अलग ट्यूनिंग्स भी होती हैं, उसके साइज़ के हिसाब से ट्यूनिंग्स भी अलग होती हैं। वहाँ से मुझे वो कनेक्शन दिखा थोड़ा सा कि ये तो हमारे इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह हैं, क्योंकि थोड़ा सा वायलिन के साथ, वायलिन हम लोग यूज़ करते थे अपने बैंड में, सितार हम लोग यूज़ करते थे, तो अब वो पड़े होते थे, जब वो म्यूजिशियंस बाहर चले जाते थे मैं उठा के खेलता था उनसे। और तो कुछ तो मतलब इट वाज जस्ट क्यूरियोसिटी मोर लाइक एनीथिंग कि मेरे को बजाना है, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं जब दोस्ती करना चाहता था। तो ऐसे ही तो अब ये सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखाई देने लगी। तो ये करते करते एक सडनली, और एक ये चीज़ हुई कि इससे पहले मैं बजाता रहा गिटार, बेस, ड्रम, कीबोर्ड, या हारमोनियम भी अगर है, या भारी भारी इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ मेरे को अब उठा के निकालना है, उस पर बैठना है। यहाँ ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा मेरी गोदी में, जैसे अभी बैठा है ये पड़ा रहता था मेरी गोदी में। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये गोदी में पड़ा रहता था। हम बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, लोग बात कर रहे हैं, ये पड़ा हुआ है, मैं टून 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 करता रहा। तो इस तरह से एक इसके साथ मेरी एक वो कॉन्वर्सेशन जब चालू हुई और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और एक अच्छी बात ये हुई कि इसमें सिर्फ 4 तारे हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब गिटार में 6 हैं, बेस में भी 4 है, पर बेस का रोल जो है एक वो थोड़ा सा बैकिंग इंस्ट्रूमेंट वाला है, मेलोडी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लीडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लीडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है वंस इन अ वाइल, बट ऑन द होल उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बैकिंग रोल की है। हाँ जी। तो और हर म्यूज़िक मतलब हर तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स आपको मैं बजाता रहा हूँ। ड्रम्स भी जो कि बैकिंग भी रहता है वो भी रहता है, फ्लूट जिसमें मेलोडी बजती है लेकिन बैकिंग नहीं इतनी अच्छी बजती। तो एक ये जो समझ में आया मुझे इसके बारे में कि ये एक बड़ा अच्छा लीडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बैकिंग भी साथ में आती है, जैसे कि गिटार में आती है। अब इस टाइम पे वो जो मेरे फ्रेंड ने जो मेरे को ये यूकेलेले छोड़ा था मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये मैंने लिया और मैंने कुछ यूकेलेले म्यूज़िक ढूंढा ऑनलाइन कि ये लोग बजाते कैसे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक एल्बम शेयर करी। वो एल्बम मैंने सुनी और वो इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने पड़ा है, मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा ये इन 4 तारों में से ये इतनी सारी आवाज़ें कहाँ से निकल रही हैं, इतने सारे चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो वो क्यूरियोसिटी फिर यूट्यूब पे इतना कुछ मटेरियल नहीं था उस, आई थिंक 10 साल 12 साल पहले की 10 साल पहले की बात होगी। उतना मटेरियल नहीं था थोड़ा बहुत जाके देखा, बट वीडियोस वगैरह इतने मुझे नहीं मिले। समय आई थिंक अवेयरनेस भी नहीं थी शायद। अवेयरनेस भी नहीं थी और तब लोग कंटेंट नहीं बनाते थे। हाँ, उस ज़माने में। तो इस जिस तरह से आजकल जो भरमार है नॉलेज की वो थोड़ी सी लिमिटेड थी। सो अब इंस्ट्रूमेंटल जो बनाते हैं उनके वीडियोस देखो। तो एनीवेज, तो ये जब मुझे लगा तो यहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि ये अगर ये आदमी ऐसे बजा सकता है इसके साथ, तो और क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसमें से राग निकलने लगे, इसमें से फोक म्यूज़िक निकलने लगा, इसमें से कॉर्ड्स तो निकलती हैं, सभी लोग बजाते हैं वो सीधा है। जहाँ आप चले जाओ यूट्यूब पे यही बज रहा है। मैंने जिसको देखा वो देखा, पर ये जेक शम्बीरो का म्यूज़िक, बेनी का म्यूज़िक, फॉरगेटिंग द नेम, बट दिस म्यूज़िक वाज एट अनदर लेवल। मतलब जिसे कहते हैं आहा मोमेंट था वो। अब उन्होंने, मेरे दोस्त वापस आ गए, उन्होंने कहा कि ये यूकेलेले तो मुझे वापस चाहिए, मैं आ गया हूँ। मैंने कहा यार ऐसे थोड़े दिन के लिए छोड़ दे। मैंने चलो ठीक है कुछ दिन के लिए छोड़ देता हूँ। इतनी देर में बाय चांस मेरा एक और फ्रेंड ने, वो कभी आए होंगे तो उन्होंने देखा कि मैं यूकेलेले से खेल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ थोड़े दिन के लिए आया है, चला जाएगा। तो वो अपने आप बिना बताए मेरे लिए यूकेलेले लेके आ गए यूएसए से। वो यही वाला दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एंड इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट बट इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स प्राइस, एंड ज़्यादा महंगा नहीं है। आई थिंक उस ज़माने में ये $100 और समथिंग, $100 आज के ज़माने में 8-9 हज़ार है, उस ज़माने में और भी कम थे, विच वॉज नथिंग फॉर अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस क्वालिटी एंड ऑफ दिस। एनीवेज आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड देन काइंड ऑफ लाइक वो धीरे धीरे करते करते बिफोर आई न्यू इट मैं बजा रहा था, और उसमें से फिर अपने आप धुनें निकल के मेरे सामने अपीयर होने लग गई।
अपने आप वो हाथ चलने लग गए, क्योंकि गिटार मैं बजाता था। तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो ट्यूनिंग है गिटार जैसी ही होती है। इस पर्टिकुलर इसमें 2-3 तरीके की ट्यूनिंग होती है। एक होती है बिल्कुल गिटार जैसी, जिसमें आप मान लीजिए कि आप गिटार के आपके 4 आगे के स्ट्रिंग्स हैं, जो आप 2 स्ट्रिंग्स माइनस कर दीजिए, वो 4 स्ट्रिंग्स ले लीजिए और 5वें फ्रेट पे से गिनना शुरू कीजिए, तो वो इसके नोट्स हैं। तो इसके जो नोट्स हैं वो है G4, E4, C4 और A4, E4, C4 और G4। सो अब वो गिटार के साथ रिलेशनशिप समझ में आया, तो पता लगा कि यार ये तो गिटार की कॉर्ड्स भी बजती होंगी फिर तो इस पे। हाँ, हाँ। बिल्कुल बजती हैं, लेकिन उनका नाम अलग होता है। हाँ। तो डी कॉर्ड जब मैं गिटार पे बजाता हूँ तो वो शेप वही होती है। तो जब हम म्यूजिक सीखते हैं गिटार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो उस टाइम पे हमें शेप सिखाई जाती है, मोड सिखाए जाते हैं। सो सडनली अब वो थ्योरी, अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने सपने में कि एक छोटा सा इतना सा नन्हा बच्चा 4 तार वाला, जिसमें मतलब इतनी पास, जिसमें मेरे को ये भी नहीं यकीन था कि मेरे हाथ फिट आएंगे या नहीं। मैं बेस बजाता हूँ, वो बेस का साइज़ इतना बड़ा होता है, और उसको मतलब अपराइट बेस तो और भी बड़ा, मेरे से भी हाइट का बड़ा। तो फ्रॉम दैट, और बड़े लोग हंसते थे मेरे पे, मेरे दोस्त ये क्या तेरे को हमने ऐसे देखा है, और तू अभी तू क्या ये बजा रहा है, और फिर क्या तू वो रॉक म्यूज़िक, और हमने तेरे को वैसे देखा, और तू क्या ये टुन 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 करके बजा रहा है। बट एनीवे, सो ऑल ऑफ दैट वाज फॉर मी, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग। और नई चीज़ हमेशा आपके लिए इट्स, मेरे को एक तरह से इट वाज एक तरह से वरदान ही था, मतलब एक उसको मैं मानूंगा, इट वाज अ ब्लेसिंग। और फनी स्टोरी ये है कि इससे पहले लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट माय परिक्रमा डेज एंड माय रॉक एंड रोल डेज, एंड उस टाइम पे मतलब नॉट जस्ट परिक्रमा, आई वाज प्लेइंग विद सिल्क रूट, आई वाज जैमिंग विद अदर म्यूजिशियंस, आई वाज प्लेइंग स्टूडियो सेशंस बेस फॉर वेरियस अदर आर्टिस्ट। मैं बजा रहा था, और मतलब क्योंकि लोग जानते हैं आपको, तो आप प्लीज़ मेरे गाने में भी बजाइए, मेरे शो में भी बजाइए। और क्योंकि हम परफॉर्मर्स थे, तो हमको फिर लोग बुला लेते थे कि चलो अब आपको स्टेज पे रखेंगे तो थोड़ा हमारे को मेहनत कम करनी पड़ेगी, आप ज़्यादा उछल कूद मचा लोगे तो फिर आप संभाल लोगे, तो हम जाते वो किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की तरफ आया, जो कि फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक से फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अकूस्टिक म्यूज़िक से दूर जाता जा रहा हूँ, जो इसने फिर करेक्ट किया। Which is why I say it was a blessing for me, because it brought me back to the acoustic sound. And अगर सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट, अगर लाइट चली जाती है, अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा, या एम्पलीफायर ख़राब हो गया, या बिजली नहीं है, तब तो आपके अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट ही काम आते हैं। तो वो एक जो कनेक्शन, और वो हुआ भी। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं ट्रेन में था, मैं फ़्लाइट में एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, मैं गोवा में किसी रात को बैठा हूँ, मेरे सब दोस्त पार्टी करने गए हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था, मैं अकेला बैठा हूँ, समुंदर दिख रहा है, मैं पहाड़ों पे बैठा हूँ, हर जगह ये फिट होता है। मेरे हर जगह इसकी आवाज़ समहाउ ब्लेंड इन करके उस जगह की एटमॉस्फेयर को एनहांस कर रही थी। सो दिस जर्नी वाज वेरी लिबरेटिंग। और बिफोर आई न्यू इट, पहले 3-4 साल, 2017, 18, 19 तक मैंने करीब 30-40 कॉम्पोजिशंस रिकॉर्ड कर ली थी, स्टाइल्स एक्सप्लोर कर लिए थे, फिंगरिंग पैटर्न्स एक्सप्लोर कर ली थी। बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, जैसे कि अब ये नॉर्मल ट्यूनिंग है, इसमें मैं सी बजा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक इसको यहाँ हिला दूंगा तो मेरा राग बदल जाएगा। तो वही फिंगरिंग पोजीशन के साथ यहाँ पर मैं एक न्यू नोट चेंज करूँगा, एक नई ट्यून निकल आती है। मेरी फिंगरिंग पोजीशन वही रहती है, लेकिन यहाँ से वो कुछ चेंज करने से मेरी धुन बदल जाती है। सो वो एक एक्सपेरिमेंट जो चालू हुआ, वो 20 सॉन्ग 30 सॉन्ग, तो मेरी पहली एल्बम में मैंने 10 गाने डाले, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल रखा। फिर मैंने मैं रिकॉर्ड करता रहा, तो क्योंकि अब मेरे को प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस भी था, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक भी कर चुका था, मैं पूरी दुनिया भी घूम चुका था, मुझे सब मालूम था क्या कैसे हो सकता है, क्या मेरे लिए कोई लिमिटेशंस नहीं थी। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कभी फ़ोन हुआ तो फ़ोन पे, अच्छा फ़ोन था, रिकॉर्डर था, साउंड रिकॉर्डर साथ में लेके बैग में लेके घूमने की आदत थी, वो रहता था। तो जहाँ भी थे वहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती थी, स्टूडियो की ज़रूरत ही नहीं होती थी। फिर कुछ ऐसे भी ट्यून्स निकले जो स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करे। तो पहली एल्बम जब मैंने बनाई तो था कि म्यूज़िक आप जब प्रेजेंट करते हैं, एक तो है आपने बनाया, गाना बनाया, सुना, आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब आप किसी और को सुनाते हैं, वो जब प्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया। तो वो मुझे जो फीडबैक मिला, कि मुझे खुद भी लगता था कि जब मैं आधा घंटा पौना घंटा जब मैं बजा के उठता था, तो मेरे अंदर की एनर्जी थोड़ी सी क्लीन लगती थी मुझे, एक क्लेंजिंग फीलिंग जो एक रियाज, अच्छे रियाज के बाद आती है। अच्छा, मैंने कभी रियाज नहीं किया था, क्योंकि मैं कभी
ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से नहीं आया था। तो आई प्रैक्टिस करते थे हम, जिसको हम प्रैक्टिस बोलते थे, या जिसको हम बोलते थे कि हम वर्किंग आउट सॉन्ग्स, गाना चलाया, उसको सुना, सुन के उसको बजाने की कोशिश की, कान से सुन के कोशिश की, पढ़ के नहीं, वैसे नहीं। तो उसने भी हमारे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, क्योंकि सुन के आपको तो नोट पकड़ना है, और आपको अलग से नोट नहीं सुनाई दे रहा। 10 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, उसमें से आपको अपना इंस्ट्रूमेंट सुन के पकड़ना है। तो अगर पियानो पकड़ना है तो सिर्फ पियानो क्या बजा रहा है वो पकड़ना है, बाकी सबको आपको माइनस करे। तो वो जो नॉलेज थी वो भी फिर काम आई। तो इस तरह से करते करते तो पहली एल्बम में फिर मैंने कहा कि अब मैं कुछ भी और डालूंगा तो ये जो प्योरिटी जो मैंने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो शायद लोग ना एक्सपीरियंस कर पाए। तो पूरी एल्बम में सिर्फ यूकेलेले की आवाज़ है, और उसमें हल्का हल्का साउंड डिज़ाइन के ज़रिए, और मैं साउंड डिज़ाइन में भी तब तक जा चुका था, स्पेशल साउंड, बाइनॉरल ऑडियो। तो बाइनॉरल ऑडियो क्या होता है, जैसे आपका 360 साउंड, आपको स्पीकर से तो आपको सराउंड साउंड लगाना पड़ता है, डॉल्बी सराउंड लगाते हैं आप, लेकिन बाइनॉरल में आप अगर हेडफोन लगाते हैं तो आप वो 2 हेडफोन्स के अंदर ही आपको पूरा 360 साउंड देता है, जस्ट बाय द काइंड ऑफ कोडिंग यू डू टू द म्यूजिक। जब उसको म्यूजिक को हम जैसे हम नॉर्मल रिकॉर्ड करते हैं, स्टीरियो में करते हैं, लेफ्ट राइट, बाइनॉरल में हम एल्गोरिथमिकली उसको वो करते हैं, और जब बाइनॉरल में हम 360 साउंड भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि वो आपके हिसाब से, अब जब फ़ोन आ गए अब आपके पास, अब जैसे आपके फ़ोन है, फ़ोन के अंदर एक जायरोस्कोप लगा हुआ है, तो वो जायरोस्कोप आपकी मूवमेंट चेक कर सकता है, तो आप कहाँ देख रहे हैं वो बता सकता है, उसके हिसाब से साउंड एडजस्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने वो पहली एल्बम बनाई, जिसमें टेक्नोलॉजी और बस एक इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं, जिसमें मेरे नेफ्यू ने मेरी बहुत हेल्प करी। ही इज़ अ वेरी ग्रेट गुड म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर अगेन, सो ही हेल्प मी आउट। एंड सो दैट एल्बम लाइक वॉज मेरे लिए एक बेंचमार्क थी। और एक और चीज़ उसमें ये थी कि मैंने ऐसा एल्बम और मुझे अगेन लोगों ने भी बोला कि ये म्यूज़िक हमने कहीं और नहीं सुना। मैंने ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन जाके सुनते हो कि मेरे टाइप का म्यूज़िक कौन बजा रहा है, या आप किसी से पूछते हो कि और कैसे इस तरह का कोई म्यूज़िक होगा। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे इस तरह का म्यूज़िक कहीं सुनाई नहीं दिया जहाँ एक यूकेलेले की आवाज़ को इस तरह से, जिसमें आपकी फोक ट्यून्स भी बज रही हैं, क्लासिकल भी बज रहा है, वेस्टर्न भी बज रहा है, कॉर्ड भी बज रही हैं, टोनल हारमोनीज़ भी बज रही हैं, और फ्लेमेंको स्टाइल गिटार भी बज रहा है, जिप्सी स्टाइल गिटार भी बज रहा है, और उसमें फिर वो लाइक तरंग जैसा म्यूज़िक भी निकलता है। सो ऑल ऑफ दोज स्टाइल्स एंड दोज टेक्निक्स एंड मेथड्स आई ट्राई टू कैप्चर, और उन सब का मंथन फर्स्ट एल्बम में डाला था, लेकिन उसमें सिर्फ सिंपल वाले गाने रखे। अच्छा। बहुत सारे ऐसे गाने थे जो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, जो नॉर्मल लोगों को नहीं बोलूँगा, नॉर्मल लिसनर्स को शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, कि जैसे शास्त्रीय संगीत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ जी, मास अपील ना हो। उसमें बिकॉज सिंपल, अगर सिंपल रिदम सेक्शन है, सिंपल ताल है, 3 की, 4 की, 2 की, उतना आप हैंडल कर लेते हैं। 5, 6, 7 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट्स लाइक 8, 9 में फिर वो अगेन वो कई लोग ही समझ पाते हैं। अब सेम विद कॉर्डल हार्मोनिक कॉम्बिनेशंस, जब तक आप मेजर माइनर ब्लूज़ में हैं तब तक बड़ा सिंपल रहता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ आप थोड़े से डिफ़िकल्ट राग में या मोड्स में चले जाते हैं, जहाँ आप चले गए उससे बाहर, अपने बिलावल असावरी से बाहर गए, खमाज में गए, या जो फ्लैटन सिक्स्थ, फ्लैटन सेकंड वाले, जैसे फॉर एग्जांपल जो राग हैं, अब फ्लैटन सेकंड कैसे बताऊँ मैं, एनीवे सो आप पढ़ लीजिएगा। बट वो all this is captured in the second album, because उसमें बड़े सारे pieces ऐसे थे और उनमें टाइम सिग्नेचर्स भी चेंज हो रहे थे। एक और चीज़ जो मैंने ब्रेक करने की कोशिश की कि हर चीज़ मेट्रोनोम पे रिकॉर्ड होती है आजकल, क्लिक चल रही है, और हर चीज़ वो इलेक्ट्रॉनिक बीट के साथ है, जो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से बिल्कुल, तो उसको भी मुझे तोड़ना था। तो उसको तोड़ने के लिए मैंने कहा कि अब मैं इसमें बिकॉज पुराना म्यूजिक तो अप डाउन, जैसा वो इमोशन उस टाइम पे आपको कैप्चर करना है उसके हिसाब से टेम्पो आती है, जैसे एक सिम्फनी में होता था, जैसे एक मूवी के साउंड ट्रैक में होता है। तो वो फिर मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस में डाला, उसमें वो स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन, एनर्जी, गोइंग सॉफ्ट, डायनामिक्स, so all of that, a lot more exploration happened in the second album. And then in the second album I added another instrument, another sound, which is the hang drum. Okay. तो एक हैंग ड्रम भी एक बड़ा यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने आप में पूरा कमरा भर सकता है। अच्छा। लेकिन अब जो इंस्ट्रूमेंट अपना कमरा पूरा भर सकता है अपनी आवाज़ से, वो इसको ओवरशैडो भी कर सकता है। हाँ।
तो वहाँ पर उनका वो कैसे मैंने तालमेल वर्कआउट किया उसमें मुझे टाइम लगा, और वो आइडिया भी बहुत देर बाद आया। एक्चुअली एल्बम पहली तैयार हो गई, दूसरी बनी हुई थी, लेकिन वो बैठ नहीं रही थी, वो बात नहीं बन रही थी, और मैं दोबारा वही सेम साउंड नहीं करना चाहता था, और मैं पूरा बैंड नहीं उसमें डालना चाहता था, बिकॉज आई स्टिल वांटेड, बिकॉज ये ट्यून्स कैप्चर करती हैं इस साधना को, मेरी ये पूरी जर्नी को। सो टू कीप इट ट्रू, एंड देन सडनली ऐसे ही एक मेरे मित्र आए, उन्होंने नया नया हैंग ड्रम खरीदा था, बनवाया था कहीं से, तो वो लेके आए, भैया देखो। मैं देखा, मैंने बजाया, मैंने कहा वाह भाई यही आवाज़ है, ये आवाज़, यही, दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। तो वो आवाज़ फिर, अब उसमें क्या लिमिटेशन होती है कि हैंग ड्रम मेटल की प्लेट होती है, उसके नोट्स फिक्स्ड होते हैं। अब हर नोट पे तो नहीं आ सकता, मेरी ट्यूनिंग्स बदल रही हैं, मेरे नोट्स बदल, और कई बार तो ऐसा था कि मेरे पास ट्यूनर नहीं था, तो ट्यूनर नहीं था, पूरा ये ट्यून में ही नहीं था, आपस में रिलेशन में ट्यून था लेकिन कॉन्सर्ट पिच पे नहीं था, या कई बार मैंने जान के 432 या अलग फ्रीक्वेंसीज पे भी कोशिश की, तो वो सब ट्यून्स थे। अब वो हैंग ड्रम कैसे करेगा, तो वो एक अलग चैलेंज था, तो फिर उसको मैंने इलेक्ट्रॉनिकली उसको सॉल्व किया, बिकॉज ऑफ माई प्रोडक्शन एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। तो आई वॉज एबल टू, तो अब मेरा जो मेरे साथ, जो मैं स्टेज पे भी जब बजाता हूँ, तो मेरे पीछे एक लैपटॉप चलता है, जो लैपटॉप के अंदर मेरे यूकेलेले की फीड जाती है, वो फीड उस हैंग ड्रम को और उसकी टेम्पो को और उसको इन्फ्लुएंस करके उसको, सो आई मेड डिवाइस अ सिस्टम तो आई कैन प्ले अ हैंग ड्रम in any kind of notes, in all notes while I play live, depending on my tuning. So that was a big achievement again, which is why I was very excited कि अब I'm ready। और अभी तीसरे एल्बम का मटेरियल भी है, जिसको मैं अभी रख के बैठा हूँ। अब तीसरी एल्बम इज इवन मोर टू द नेक्स्ट लेवल, वेयर आई एम bringing in the symphonic cinematic sounds, bringing in other musicians and other जिसको कहते हैं पूरा ensemble, उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। So अब but because I have this body of work, and I'm really keen on कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूँ। ये यूकेलेले जिसको आप एक खिलौना समझते हैं, या बहुत ही सस्ता है, और एक्चुअली बहुत सस्ता भी है और खिलौना है भी, और लेकिन ये बहुत ही पावरफुल, अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है। शायद इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अभी इसका नंबर ही नहीं आया। पर ऐसा भी नहीं है, मैंने हिस्ट्री भी जो पढ़ी है, यूकेलेले के अपने पीरियड्स रहेंगे, ये अभी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कुछ 300-400 साल पहले मतलब इस किसी फॉर्म में बैंजो, क्योंकि बैंजो, लूट, ये सारे बड़े सारी फैमिली ऑफ गिटार फैमिली जो है बड़ी, काफ़ी बड़ी फैमिली है, जिस तरह सितार की फैमिली काफ़ी बड़ी है, उसमें सुरबहार भी है, वीणा भी है उसमें, तो इसी तरह इसकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है। तो बीच बीच में ये फेमस हुआ है, ट्रेंड में आया है, और बिल्कुल गायब हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के दौर में लोग इसको भूल गए थे। आज एकूस्टिक म्यूज़िक और आई थिंक कंटेंट के ज़माने में आई थिंक इसकी जगह वापस आ रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा जो कहते हैं टेक्निकल ओवरलोड जो लोगों में हो रहा है, ये बड़ा अच्छा इलाज है उसका। तो आप अपने कमरे में बैठिए, यूकेलेले पकड़ के, और बस एंड इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्ले और टू लर्न। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इस पे आप अपने अरिजीत के गाने भी बजा सकते हो, इस पे आप पिंक फ्लॉयड के गाने भी बजा सकते हो, इसके ऊपर आप क्लासिकल भी बजा सकते हो, फोक भी बजा सकते हो, जैज़ बजा सकते हो। एक हमारे फ्रेंड है जो जैज़ गिटार प्लेयर है, उनके हाथ में गलती से मैंने दे दिया, भैया तो श्रेडिंग करके वो 99 नोट्स पर सेकेंड की स्पीड से उन्होंने, एंड वो उन्होंने कहा ये पहली बार मैंने हाथ लगाया है यूकेलेले को। तो बिकॉज ऑफ, अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो ये आपका दोस्त है। सो दैट्स माय जर्नी विद द यूकेलेले, एंड यस बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि देयर इज सो मच दैट वी डोंट नो, या हमें पता नहीं होता है। और वन अनदर ब्यूटीफुल थिंग दैट आई वुड लाइक टू पर्सनली पॉइंट आउट इज दैट आपने बताया कि हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत बार ये, दिस इज यूजुअली द ट्रेंड, कि सबसे पहले कभी भी रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो जस्ट फर्स्टली मेट्रोनोम को सेट करने की बात होती है कि मेट्रोनोम को सेट करते हैं। बट मुझे बहुत बार इंटरनली ये फीलिंग आती है कि जब हम मेट्रोनोम सेट कर देते हैं तो वो फीलिंग जो है, जो स्पेसेस मेरे को अपने क्रिएट करने हैं, मैं वहाँ पे वो लिमिटेड और बाउंडेड फील करता हूँ। मुझे ऐसा बहुत बार लगता है कि वो मेट्रोनोम के बजाय मैं अपनी, जहाँ इमोशन जो इन्वोक हो रहा है गाने का, जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरे को थोड़ा पॉज ज़्यादा चाहिए, यहाँ मुझे ज़्यादा थोड़ा डेप्थ चाहिए, डायनामिक रेंज थोड़ा यहाँ पे अलग डालना है, मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा एक हैसल इन अ वे लगता है मेट्रोनोम। आई अंडरस्टैंड कि इट गिव्स द मेन स्ट्रक्चर, और वो एक हर एक चीज़ को एक रेगुलेट करने का एक स्टैंडर्ड नॉर्म है, बट मुझे बहुत बार ऐसा भी लगता है कि एक
असल Kind में of. इट्स जस्ट अ बैड हैबिट आई थिंक ये, क्योंकि ये छोटा शॉर्ट फॉर्म में रेडियो एडिट के चक्कर में 2-2 3-3 मिनट के जब से गाने बनने शुरू हो गए, तो उनको फटाफट रखो, टाइम में रखो, ताकि एक गाने से दूसरे गाने में जाते हुए झटका ना लगे वो, बिकॉज अब वो एंटरटेनिंग म्यूजिक जिस पे लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर मैं मानता हूँ कि वहाँ पर टेम्पो चेंजेस इतने ज़्यादा डोंट मेक सेंस, लेकिन जहाँ बैठ के लोग सुन रहे हैं, जहाँ आपका भाव आ जाता है, वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी है। बट ये एक और भी चीज़ मैं ये प्रोडक्शन में सीखा कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं भी सोचता था कि मेट्रोनोम है, मेट्रोनोम पे बजना है सबको, और पहले ग्रेड्स होते भी थे, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि आपकी रिकॉर्डिंग, आप जो पहली रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो, वो सिस्टम अपने आप टेम्पो को, एआई की मदद से सिस्टम टेम्पो को समझ के आपकी बेसिक टेम्पो मैप आपकी बना देता है। हाँ। पहले हम मैनुअली करते थे, जब हमें पता होता था हम पहले से प्लान करते थे कि हाँ भाई 16 बार तक हम ये चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर टेम्पो ड्रॉप होके इतने पे आएगा, फिर यहाँ से इतने में राइज करेगा। हम लोग लाइव में करते थे, ये रिकॉर्डिंग में मुश्किल होता था, पर अब पॉसिबल है, ईजी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है उसको सेटअप करने में या समझने में एक बार, बट इट्स डेफिनेटली डूएबल एंड आई थिंक मोर पीपल शुड डू इट। आई मीन अब खैर मोर पीपल डू इट। म्यूज़िक हर तरह का है दुनिया में, हर ट्रू। आजकल पॉपुलर म्यूजिक के साथ भी ना ये थोड़ा सा आई थिंक एक इशू भी नहीं, आई वुड से ओवर यूज्ड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा म्यूजिक। लाइक सिमिलर टाइप ऑफ म्यूजिक ही अगर आप देखेंगे तो हिट हो रहा है, वो पर्टिकुलर एक हुक्स है जो चल जा रहा है, एंड सॉरी टू से बट समटाइम्स एनीथिंग इज गेटिंग फेमस। वो लाइब्रेरीज भी तो यूज़ कर रहे हैं ना लोग, वही गिनी चुने कुछ सैंपल लाइब्रेरीज हैं जो फेमस हो जाती है, फिर सबको वही लगानी है, वही साउंड लगनी है उसमें। वही किसी के पास इतना टाइम भी नहीं कि वो अपनी साउंड को डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगाए कि भाई मैंने ये पियानो की आवाज़ ही ली है, लेकिन 10 मिनट लगा के 5 मिनट लगा के मैं ज़रा इसकी आवाज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करके अपना सिग्नेचर दूं या उसको कुछ एक आइडेंटिटी दूं। उतनी टाइम, उतनी मेहनत कोई लगाता नहीं। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को जानता हूं, और आई एम श्योर आप मेरे से भी ज़्यादा को जानते होंगे, जो आजकल एक हफ्ते में 10-10 गाने रिलीज करते हैं। एब्सोल्युटली। एक दिन में 4-4 गाने रिलीज करते हैं। एक महीने में लोगों ने मेरे को ये बोला है मेरा टारगेट है एक महीने के 300 गाने। तो अब वो गाने थोड़ी है, वो गाने नहीं बना, वो गाने नहीं है, वो एक आपका प्रोसेस है। जब आप वो प्रोसेस ख़त्म करके एक्चुअल म्यूजिशियन बन के, संगीतकार बन के आप म्यूज़िक बजाना चाहोगे ना, तब हमसे बात करना, क्योंकि वो एकदम इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अब मैं एक और आपकी पॉडकास्ट देख रहा था वेयर दिस म्यूजिशियन वाज टॉकिंग अबाउट कि ये तो लाइफ लॉन्ग साधना है। ये नहीं कि मैंने सीख लिया और अब मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा कि कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर आप म्यूज़िक की साधना में, बाकी सब हर आदमी, हर इंसान अपने रीजंस के तरीके, अपने तरीके से उसको एक फॉर्मुलेट करता है, बट मास प्रोड्यूस म्यूजिक कई बार मुझे पर्सनली बड़ा डिसअपॉइंट। उसका काम ही यही है ताकि वो आपको अच्छे म्यूजिक की तरफ भेजे, आपका दिमाग खराब करे ताकि आप अच्छा म्यूजिक ढूंढे। आई गेस दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सीइंग इट कि ओह हाँ, एक्चुअली if I actually think it has driven me away. It has definitely, मतलब मुझे कई बार लगता है कि अगर ये, मतलब if this is something that works, then I'm not interested in this then. Definitely. So that's a very fresh take कि अच्छा हाँ, ये शायद आपको डायरेक्ट कर देता है towards the right goal. सर इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमें प्ले करके सुनाते हैं, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, I'm going to play. Okay, so I'm going to play a tune from my first album. It's called Endless Light.
That's very beautiful. बहुत ही soothing instrument है, मतलब सुनते एकदम you feel एकदम energized and like the magic of acoustics, you know. And the nylon Like, strings. yeah. It's just, it's one of like this one also. Whenever I play, the feel of the nylon strings, oh, that just brings some part of you just goes like, oh, this is beautiful. So yeah, this is a beautiful instrument, sir. Thank you. Sir, my next part segment of the podcast, we have started something new. हमने कुछ सोचा कि एक्सपेरिमेंट करें एंड एक्सपेरिमेंट करने से हमने सोचा कि हाउ अबाउट वी आस्क अ लाइन ऑफ क्वेश्चंस एक साथ एंड लाइक अ रैपिड फायर राउंड बेसिकली, जहाँ पे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एक बार एंड यू कैन आंसर इन वन वर्ड और व्हाटएवर, लाइक अ सेंटेंस और समथिंग. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई सर. जी, bring it on. Alright, so first instrument you ever played? Drums. Drums, okay. Morning or midnight jamming? Used to be only midnight. Now I prefer morning any day. Morning any day, oh, of course. Okay, one word that describes your music style. World music. World music. Folk. World folk. World folk. Now, these days. These days. Okay. A song you wish you had written. नहीं, time नहीं है. I have so many that I wish I would have released. There's none. Makes sense. Okay. Coffee, chai or silence while composing? Also, I don't listen to other musicians, by the way. I don't have time. I just listen to my music all the time. Sorry. The last question. The next question was coffee, chai or silence while composing? Coffee with coffee. Silence with silence. And composing. Composing and composing. No mix. Makes sense. Dream stage you'd love to perform on? Actually, an intimate gathering. Ah. A good, informed, intimate gathering. Because I have already performed in front of 50,000 people, in front of 10,000 people, in front of 100,000 people, and nothing like a quiet, listening audience. Yeah, of course. सब उसका अलग मैडनेस होता है, अलग पागलपन होता है एक बड़े स्टेडियम कॉन्सर्ट का, पर वो म्यूज़िक से बहुत परे होता है. इट्स मोर अबाउट द एनर्जी एंड अबाउट म्यूज़िक. तो इंटीमेट गैदरिंग में होता है. ट्रू. ओके, गो टू कैरियोके सॉन्ग. वो क्या होता है? So nothing more eloquent than that. Okay, vinyl, cassette, CD or streaming? I have delved very deeply gone into it. Not streaming. Not streaming. It's easy, but मुझे पता है मेरे म्यूज़िक की क्या हालत होती है आपके फ़ोन पे आके. हाँ. जैसे उसको सुनना चाहिए, उसको सुनने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ उसको डाउनलोड करो या उसको एक अच्छे म्यूज़िक सिस्टम पे चला के एक अच्छे हेडफोन्स के साथ, और MP3 नहीं होना चाहिए और ब्लूटूथ से नहीं आना चाहिए. और एनीवेज, आई एम अ प्योरिस्ट, आई कैन गो ऑन. बट जब आप सुनोगे ना एक अच्छा म्यूज़िक, इट्स जब एक ऐसा लगे कोई म्यूज़िक सुन के कि सच्ची में इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आ गया है, वो है. और वो फिर probably vinyl, tape, or a good digital recording. Not stream. Not streaming. No, so definitely इतना मेहनत जाती है and like It's all those बहुत दर्द instruments होता की है, बहुत दर्द होता है. when they lack that luster, that हाँ, नहीं, किसी ने sound. सुना ही नहीं है. मैंने क्या क्या कर दिया, वो किसी ऑडियंस ने सुना ही नहीं है क्योंकि वो सुना ही नहीं दे रहा उस स्पीकर्स में. It's like resolution. of course. Who's on your playlist right now? Me. Me and all my artists who I'm producing. Biggest musical guilty pleasure? Is that I spend all my time making music or playing music, and I often have to neglect other duties and other things which I would like to, be doing my job, but yeah. I've had biggest guilty pleasure is music only for me. Only for you, absolutely. That's a loaded question like that. Okay, acoustic or electric? That I think we have clearly. Acoustic. Acoustic, yeah. A city you would love to tour in?
Okay, Japan definitely has been on my list. I've heard they're great music lovers and good food, of course. Um, yeah, one word. One word, Japan. Okay. What's harder, writing lyrics or composing the melody? When they come both. They both come in a flow. Uh, Sometimes you can get stuck with both. But the best things come with the flow, and yeah. Yeah, they go in. It's more like they go hand in hand. Sometimes no, actually शुरू में लगता था, बट अब इतने सारे गानों के बाद, इतने सारी प्रोडक्शंस के बाद हर तरीके से पकड़ना आ गया है उसको. हर तरीके से वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो आप करते हैं. कमर्शियल के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, अपने लिए अलग होती है आर्टिस्टिक चीज़. Okay. One instrument you want to master besides your own? मास्टर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस लाइफ में. आई कैन ओनली कीप ट्राइंग. बट अभी तक जो एक इंस्ट्रूमेंट में कभी जैसे एक काम का सुर भी नहीं निकाल पाया हूँ, वो है सैक्सोफोन. कभी कोशिश करूँगा ज़रूर. Saxophone, that's a beautiful instrument. Very difficult to tame. Okay. If your life had a background score, what genre would it be? World folk. World folk. Okay. First concert you ever attended? Attended, not performed. If you don't count school, and whatever we did in school, first rock concert, 2 concerts I remember. One was when we were just finishing school, and one was when I just entered college. Okay. Close to each other. Close to each other. One was Aquaregia, which was a Pink Floyd tribute concert at Sirifort, and the other one was this Northeast band called Cannibals at SRCC Music Fest, the college fest. Mind blown. Like, as a kid, I was like, whoa, like jaw drop moment. Like, That's beautiful. SRCC hosts some really great fests. I've been to. so it became a dream for us to kind of play on that stage, and like within, I think the next year we were playing there already. You know, so Okay. A fan moment that left you speechless. many. Oh, some because of bad behavior, and some because of something really emotional and touching. So yeah. One was, I can't even say it, but somebody wrote a note in blood, which was like couldn't deal with it. Like इतनी भी क्या ज़रूरत थी, मतलब वो भी नहीं है, मतलब poor person, why somebody should take them to see a doctor, maybe. That, and of course there have been so many. I mean, actually one of the sweetest ones was I was in Calcutta, and we had played the show or something. I had come back or something, and I was supposed to go and see a film festival. There was a film festival going on, and अब हमको आदत थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ है, टैक्सीज़ हैं, वो सब है. उस दिन कुछ नहीं था. मैं अपने होटल से निकला, मुझे खुद ही जाना था वो जगह ढूंढ के. फ़ोन्स नहीं होते, दिस इज़ अर्ली बैक देन. फ़ोन्स नहीं थे, मैप्स नहीं थे, गूगल नहीं था, कुछ नहीं था. पूछते पूछाते कैसे जाना है. तो मैं आया बाहर की, देखता हूँ कैलकाटा में पहली बार. अच्छा, ऑन माई ओन आया तो बहुत बार था, लेकिन हमेशा एवरीथिंग सब कुछ टेकन केयर ऑफ. अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ. अच्छा, ऑटो पकड़ता हूँ, टैक्सी पकड़ता हूँ. तभी एक आदमी, लड़का आया, चिंतन सर. भाई, ओके, हाय, सुकृति, एंड आप यहाँ क्या कर रहे हो, समथिंग समथिंग समथिंग. बस आई एम गोइंग टू दिस फेस्टिवल. चलो सर. That guy took me to that place. He was with me. He was literally like, and we're still friends. We're in touch online once in a while. Yeah. So many years. Beautiful, touching moment. Yeah. Okay, and the last question would be, if music wasn't your career, what would you be doing? I was already running 5 different careers at all times. So initially, when we started music, kind of like we all decided as a group, as friends, कि अगर हमने म्यूज़िक को अपना करियर बना दिया और अपना डिपेंडेंस इस पर डाल दी, तो इस पर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी. पहली बात. और दूसरी बात ये कि इससे पेट नहीं भरता. म्यूज़िक में एक लेवल तक पहुंचना पड़ता है, वो उसको एक प्रोफेशन बनने के लिए, तो एक स्ट्रगल रहती है.
और अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट, बल्कि जितना अच्छा आर्टिस्ट मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जितना अच्छा आर्टिस्ट, जितना ज़्यादा ज्ञान, उतना कम दाम मिलता है हमको। जितना बेसुरा उतना सर चढ़ा। So the last question for the rapid fire is, if music wasn't your career, what you would do? I would have been a photographer, traveler or something. That sounds interesting as well. But I've had to juggle many careers along with music always. So because you can't depend on music to pay your bills mostly, especially if you're doing independent music or if you're doing non-commercial music or if you're doing classical music. In fact, if you जैसे कि हमने तो ये भी देखा है कि आप जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं उतना ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए एज कम्पेयर टू the commercial stuff, but produced music. Yeah. No, I get it. आजकल mass production की और कुछ ना कुछ एक काम करते रहे, उससे एक वो भी रहता है, एक फ्रेशनेस भी आती रहती है। तो ज़्यादा सिर्फ म्यूज़िक करते रहोगे तो फिर म्यूज़िक काम बन जाएगा और फिर आप उसी को कोस रहे हो। हाँ, तो इसलिए कुछ साथ करते रहो। That's a nice take. So sir, now that we're done with the rapid fire round, I have one question that I would like to ask you is that बहुत सारे budding artists are coming up and some have a take जहाँ पे इनको लगता है कि they want to actually pursue it as a career with social media on the high right now, जहाँ पे everyone wants to be a content creator, they want to post stuff, and basically just like you said, it's become more accessible to a lot of people, right? So मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है म्यूज़िक को और मे बी वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर एज इन प्रोडक्शन, एज इन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एज अ सिंगर, और भी अलग अलग जितने वेरिड फील्ड्स हैं म्यूज़िक में, तो व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू देम? अक्सर ये सवाल मेरे से पोज भी किया जाता है और बहुत सारे यंग बच्चे और मेरे फ्रेंड्स, उनके बच्चे या जब वो आते हैं एडवाइस के लिए, तो मेरे हिसाब से मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको फेमस होना है कि आपको म्यूज़िक करना है, तो वहाँ पर पहली छंटी हो जाती है कि आपको अगर सिर्फ फेमस होना है फिर तो ठीक है, जैसे खेलो मज़े करो, कोई बात नहीं, और भी कुछ करो, ये भी करो, कोई बात नहीं। अगर आपने सोचा है कि नहीं म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है और आप इसको परस्यू करना चाहते हैं एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो फिर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा सा उसकी नॉलेज लीजिए, चाहे वो खुद लीजिए, सेल्फ टॉट होने में कोई शर्म नहीं है, चाहे टीचर के पास जाइए अगर वो कई लोग समझाने से बेटर सीखते हैं, कई लोग समझाने से उल्टे हो जाते हैं, मैं उनमें से उल्टे होने वालों में से, तो इसलिए मैं नहीं सीखता, बट डेफिनेटली सीखने से फ़र्क मैं सीखता हूँ खुद पढ़ के, खुद अपनी रिसर्च करके, लोगों को देख के, लोगों को मिल के, उनको देख के। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए और उसके बाद टाइम दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स। कंटिन्यू करना है आपको, कितना भी टाइम आप दिन में दे सकते हैं। अगर दिन के हिसाब से नहीं गिन सकते तो हफ्ते के हिसाब से गिन लीजिए, हफ्ते के हिसाब से नहीं गिन सकते तो महीने के हिसाब से गिन लीजिए, लेकिन वो टाइम कुछ दे दीजिए, देना पड़ेगा। वो जब आप देंगे तभी आप वो, जैसे मैं पहले भी बताया था कि आपको इंस्ट्रूमेंट से दोस्ती करनी है, आपको अपनी आवाज़ से, आवाज़ भी एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसकी आवाज़ से दोस्ती करनी है। जो बोलने वाली आवाज़ है वो कोई अलग चीज़ है, जो गाने वाली आवाज़ है वो अलग चीज़ है, तो उससे दोस्ती करनी है। वो दोस्ती तब वो टाइम से होती है, साधना से होती है, समय से होती है, और कभी भी ये मत सोचना कि आप सीख गए। जहाँ आपको बड़े सारे मकाम पार करने हैं, बड़े सारे लेवल्स पे चलते जाना है, और इसमें कोई हायरार्की नहीं है। कई लेवल्स ऊपर हैं, कई लेवल नीचे हैं, कई लेवल आसान हैं, कई लेवल डिफ़िकल्ट हैं, पर आपको वो सब चलने हैं। म्यूज़िक को एज एक्सपीरियंस करना है इन इट्स ओन एंटायरिटी, और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट और उसके सामने जो नोट्स आपको जो दिख रहे हैं, बल्कि उसकी साउंड, उसके भाव और उसकी जो इमोशन जो वो क्रिएट, जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जो फिजिकल एनर्जी एक साउंड में होती है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड ऑल ऑफ, इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, आई थिंक यू विल बी अ वेरी हैप्पी म्यूजिशियन। एंड नो, सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुली पुट इन अ वे दैट, मतलब देयर आर लाइक यूजुअली लोगों को लगता है कि इट्स अ शॉर्ट थिंग कि कर दिया, सोच लिया आपने, करा तो हो गया, बट लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक कि फर्स्टली आई थिंक द फर्स्ट
and the right question to ask yourself is कि what do you want to achieve उससे, क्या आप इससे चाह रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए आप म्यूज़िक से क्या चाह रहे हैं? क्या आप म्यूज़िक को चुन रहे हैं करियर फेमस होने के लिए, या क्या आप म्यूज़िक को चुन रहे हैं कि एक्चुअली म्यूज़िक करना है? तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में, बट नहीं सर, दैट्स अ बट वेरी कीप अ डे जॉब, मैं ये भी कहूँगा, हाँ डोंट क्विट योर जॉब फॉर म्यूजिक, ओके not in the early days. And then once you figure out, then Once you you have some footing, once you have made some connections, and music भी एक सोलो स्पोर्ट नहीं है, म्यूजिक बहुत ही टीम स्पोर्ट जैसी चीज़ है। आप सोलो कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं, पर आपको सुनने के लिए ऑडियंस चाहिए, साथ में कुछ बजाने के लिए और म्यूजिशियन चाहिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, और हाथ चाहिए तालियां बजाने के लिए, तो इट्स अ सोशल थिंग, तो उसको उस तरह से देखिए। ये जितना आप अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, एक्सचेंज करेंगे, म्यूज़िक शेयर करेंगे, बाकी म्यूजिशियंस के साथ बजाएंगे। बड़े सारे बच्चे होते हैं जो घर में बैठ के बड़ा अच्छा बजाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं वो हाथ पैर फूल जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि घर में आप उसको आपका कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। एक टीचर भी है तो वो अपने लेवल से बता रहा है। पब्लिक में बजाइए, शेयर कीजिए, लोगों के साथ बजाइए, बल्कि म्यूज़िक को एज ग्रुप थेरेपी सेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लोगों का कम्युनिकेशन ख़राब होता है कॉर्पोरेट उसमें सिचुएशन में, या किसी टीम को, जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम को, उनको तालमेल बढ़वाना है, तो उनसे ड्रम सर्कल की तरह या इस तरह से इकट्ठे म्यूज़िक बजवाया जाता है। तो ये जैसे take your music out, experience it with others, and it will help you way more than you think it can. Absolutely, sir. That's a beautiful message, sir. And I think that's a beautiful way to end the podcast today also, कि कैसे ये मतलब it's a multifaceted layered thing that you have to actually explore अपने आप से and understand what it means for you. मतलब आपके लिए आपका संगीत क्या है? I think ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू, आज आप हमारे शो पे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। सर वी हैव अ स्मॉल हैम्पर फॉर यू। स्मॉल बोल तो दिया मैंने, मेरे से उठ नहीं रहा है। बिगर देन माय यूजुअल। So this is It's not a small one. Thank you. And so like we always have a way of ending the podcast, and इतना beautiful instrument है तो why not take advantage of it? And मैं चाहता हूँ सर कि आज आप चलिए मैं गाना बजा देता हूँ, थोड़ी ट्यूनिंग चेंज करके। हाँ जी। कितनी हुई? बैटरी कितनी आपकी? बहुत है मेरी कम है सर। 57 है। आपकी? मेरा तो लंबा चलेगा बैटरी। मेमोरी सॉरी अभी तो सेंटर शॉट वाला ही है ना मेनली हैम्पर अब नहीं, ये हैम्पर पकड़ा दे फिर से दूंगा, और ये उठा ही नहीं पा रहा है, इतना भारी है। भारी नहीं तो सिर्फ टेढ़ा मुड़ना पड़ रहा है ना, भारी तो क्या ही है। रखूं क्या? तो कोई किसी को बोलो ना, आपको आउट ऑफ फ्रेम से पकड़ा दे वहाँ से। हाँ ऐसे हाँ एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं, ये एक नया टेक्निक रहेगा। ये बंद क्यों कर दिया लाइट? जी नहीं ऑटोमेटिक करो। जल गया देखा मैंने हाथ से छोटा बहुत शॉट वो आए की आंटी कुछ क्लास हुआ तो फिर आप आज बाहर के अंदर क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं है? सर कहाँ है? चले गए हैं? बस 2 मिनट लगेगा और आ जाओ। सबको जाना जानकी चली इसका कल 2 एग्जाम भी है। सोचो कोई नहीं आ रहा, आप चले जाओ, फिर आपका भी एक क्लास आगे कर लेंगे। मे भी मम्मा लेने आएगा मेरे पास ट्यूशन भी है। हाँ तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। मिनट्स तो है ना अपने पास? हैं? मिनट्स तो है ना अपने पास? 4 मिनट। आपके कितने मिनट्स हैं? मेरे पास 6। भाई आप यहाँ पर उठा के देना, ठीक है? आपके पास उसके बाद घर चले नहीं। वो ठीक है, 3 मिनट है। रेडी 3। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है। अबे यार चलो ऑन कर दो। So with that we come to the end of our podcast today, and so we have a hamper for you. Oh.
It's bigger than my ukulele. Yeah. It's for you. Thank you. And sir, I would like you to please tell our audiences, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि to like, share and subscribe to the Swarnim Show. Please join in, enjoy this amazing podcast that Swarnam's put up and his entire team. Like, subscribe, and yeah, watch my show and a lot of other musicians that I've seen. Looking forward. seeing you. Like, share and subscribe to the Swarnim Show. हम इसी तरह हर हफ्ते अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे, डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स एंड अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको ये प्रेजेंट करते रहेंगे. आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है टू कीप दिस पॉडकास्ट गोइंग एंड टू इनवाइट डिफरेंट आर्टिस्ट्स. एंड प्लीज़ डू ऑल्सो टेल अस योर कॉमेंट्स, लाइक हमें बताइए हाउ कैन वी इम्प्रूव, suggestion on guests, how can we enrich the format even further. Please let us know, DM us, share us and do subscribe. Thank you for watching. Sir, we have a tradition on the show that we always end with a song, like एक song के साथ हम end करते तो, and especially आज ukulele है तो एकदम Sure, और भी sure. समा I'll सा play बन one of my favorite tunes these days. This is Definitely. called Endless View. It'll remind you of the mountains. Thank you, sir. My ukulele is going out of tune, but catch us later. Thank you, sir. Sure.